नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ETF वर्सेस नॉर्मल म्यूचुअल फंड। इस ETF में पैसा इन्वेस्ट करें कि म्यूचुअल फंड में करें। पहले तो ETF का मतलब समझ जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं ना कहीं आपको ये ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए डीमेट अकाउंट। खतरनाक वर्ड है साधारण आदमी के लिए, डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर तो ये दोनों चीज़ हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं, तो 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कंप्यूटर और मोबाइल पे बेचैनी छाया रहेगा, क्योंकि ETF को आप कभी भी खरीद सकते हैं। इसके बीच में म्यूचुअल फंड को आप या इंडेक्स फंड को आप एक बार ही खरीद सकते हैं, वो रात को 9 बजे प्राइस डिस्क्लोज होता है NAV, और यहाँ पे मार्केट आवर में कभी भी लाइव प्राइस पे आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ने 1-2 लाख रुपया ETF में लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, 5,000 10,000 प्रॉफिट होगा, तो आप इस बीच में हलचल खोपड़े में हलचल होते रहेगा। तो कहने का ETF हो गया, एक म्यूचुअल फंड का तरीका हो गया लेने का, लेकिन वो शेयर की तरह खरीद बेच होते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ ना लगा के स्मॉल कैप में लगा के छोड़ेंगे तो ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। साधारण आदमी को ETF में पैसा बनेगा ही नहीं, साधारण इन्वेस्टर को। अगर कोई है तो मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे कि ETF आपने 5 साल होल्ड करके रखा है। कोई नहीं होगा। अगर तो 5 साल ETF होल्ड करके रखे होंगे तो कोई शेयर भी उतने समय के लिए होल्ड करके रखे होंगे, जो भी पैसा बना होगा, पोर्टफोलियो बना होगा, वो होगा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे कि ETF को 5 साल होल्ड करके रखे हैं डीमेट में। वो हलचल होते रहता है, ट्रेडिंग के जैसा केस हो जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है। ये भूतकाल देख ही रहे हैं, गिरा था यहाँ से और धीरे धीरे करके यहाँ तक लाइफ टाइम हाई हो गया। अब यहाँ पे लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है, 1 टाइम कर दूँ, 5 लाख कर दूँ। अब यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा नया इन्वेस्टर आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नया पैसा आने वाला होगा। आता है, हर बार देखा गया है। मार्केट जब बढ़ेगा तो धड़धड़ा के नया पैसा आने शुरू हो जाता है, और जब गिरता है तो कोई नहीं खरीदता है, फिर तो वही मोगेम्बो का आदमी खरीदता है। तो यहाँ पे आपने खरीद तो लिया, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद चालबाजी होगा और मार्केट 10-15-20% गिरेगा, तो आप फिर से भागेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे कि मार्केट खराब है, म्यूचुअल फंड खराब है। अगर तो यहाँ पे आते हैं तो मैं कहूँगा इस टाइम पे लमसम में पैसा, अगर नया इन्वेस्टर है, पहले से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, लमसम लगाना है, लगा लीजिए। 10 साल से पोर्टफोलियो चल रहा है, 5 साल से पोर्टफोलियो चल रहा है, और 1 टाइम 10 लाख 5 लाख कितना भी इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा दाव पेज मार्केट का पता चल गया। ये मार्केट इसी तरह से घूमता है, ये खोपड़ी में आपको पता चल गया। लेकिन कोई नया इन्वेस्टर है और लमसम लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, SIP कीजिए। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, जितना पैसा है उसको 2 साल में अब डाइवर्सिफाइड करके SIP कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह का जो चाल है ना, आप अभी सोच के देखिए, 70,000 पार कर गया सेंसेक्स। कौन सोचा था इस सिचुएशन में 70,000 पार कर जाएगा? कोई टेलीविजन पे नहीं बोलता था कि 70,000 पार जाए। हाँ, ये जरूर बोलेंगे 2 साल के बाद सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, और वो तो पता ही है कि 10 साल 20 साल के बाद 1 लाख क्या 10 लाख भी हो जाएगा, वो हम भी बोल सकते हैं। पर 2 महीना के बाद क्या होगा, 6 महीना के बाद क्या होगा, ये किसी के दिमाग में का बात नहीं है। वारेन बफेट भी नहीं बता सकते हैं कि 2 महीना के बाद क्या होगा, क्योंकि एक आदमी से मार्केट नहीं चल रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं सब ट्रेड कर रहे हैं, तो सबके प्रोसेस से जो हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, उससे मार्केट चल रहा है। तो 1 महीना में 2 महीना में अभी क्या होता, अभी जो लाइफ टाइम हाई है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। तो बेहतर है कि SIP करते रहिए स्मॉल कैप में, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा लंबे समय में। यहाँ पे अब कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। 7 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा, SBI इक्विटी हाइब्रिड में SIP करना ठीक है या मिड कैप स्मॉल कैप में करें SWP करने के लिए? यदि आपके पास 7 साल टाइम बचा हुआ है और आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। आप इसी में हाइब्रिड इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए और एक टारगेट बना लीजिए कि रिटायरमेंट तक 50 लाख रुपया या 40 लाख रुपया हम यहाँ पे बना लेंगे। अगर 50 लाख बन जाता है तो 6-5 30 से 35,000 रुपये पर मंथ आप SWP यहाँ से करके नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, इधर उधर बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद के रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप स्मॉल कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए। लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बेहतर है कि रिटायरमेंट 7 साल बचा हुआ है तो इसी फंड में, इसमें मतलब
4 फंड जो मैं बताता हूं बैलेंस कैटेगरी में, आईसीसी, एचडीएफसी, एसबीआई और कैनरा रिवेको का बैलेंस कैटेगरी में आप लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजू सर मेरे पास 50 लाख रुपया है, उसको वन टाइम करना चाहता हूं 10 साल के लिए, तो कौन सा फंड चूज करूं? आपका जवाब का इंतजार रहेगा। आपके पास 10 साल ही टाइम है और 50 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है, तो अभी वो टाइम नहीं है कि इतना पैसा एक साथ झोंक दें। यदि आप नया इन्वेस्टर हैं, तो नया इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे करके एसआईपी कीजिए। चाहे आप 1 लाख रुपया का एसआईपी करेंगे तो 50 महीना में जाके पैसा जाएगा, या 2 लाख का एसआईपी कर दीजिए अलग अलग जगह, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए। यदि आप नया इन्वेस्टर हैं, एसआईपी के थ्रू चलाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैक्स सेवर फंड के बारे में सजेशन चाहिए। अगर टैक्स सेवर का बात करें तो फिर से वही बैंक वाला टैक्स सेवर ले लीजिए, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी। अगर 1.5 लाख रुपया करना है, बराबर बराबर 50-50 लाख रुपया तीनों के टैक्स सेवर में आप कर सकते हैं। बैंक म्यूचुअल फंड को आप क्यों बेटर बोलते हैं, इसके लिए प्लीज रिप्लाई करें एचडब्ल्यूपी करने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि एईएम ज्यादा है, और बैंक वाला म्यूचुअल फंड एएमसी को बोलता हूं, जो बैंक वाला एएमसी है उसी में साधारण इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? बैंक का जो कोर मेंबर टीम है और म्यूचुअल फंड का जो कोर मेंबर टीम है, ऊपर में जाके एक ही पर्सन हो जाता है, की पर्सन। इनके भी फंड मैनेजर बैंक म्यूचुअल फंड के और बैंक के जो कोर मेंबर होंगे, अगर किसी को पैसा लगाना है, मान लीजिए 20,000 करोड़ इनके पास भी है, बैंक के पास भी है, और 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के पास भी है, तो दोनों का रिसर्च टीम एक ही होगा। ऐसा कोई कंपनी खराब चल रहा हो, कुछ न्यूज आ रहा है, तो ये नहीं कि बैंक उसमें लगा दे और म्यूचुअल फंड ना लगाए। जो भी रिसर्च होगा दोनों मिलके एक ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूं बैंक का बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो म्यूचुअल फंड भी आप बैंक रिलेटेड म्यूचुअल फंड लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे देखते हैं, वाई सम फंड हाउस डू नॉट अलाउ वन टाइम इन स्मॉल कैप। ये क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप में वन टाइम क्यों नहीं अलाउ करते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे एक ही चालबाजी समझ में आता है, जिसका एईएम ज्यादा हो जाता है उसमें एक्सपेंस फिर कम हो जाता है, तो उसमें अगर बंद करते हैं तो कोई दूसरा फंड तो खरीदेंगे आप, उसमें एक्सपेंस ज्यादा होगा। मुझे कभी नहीं समझ में आता है ओवरलैप हो गया या फंड का साइज ज्यादा हो गया। अरे कभी 5,000 करोड़ था, अब तो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ का ईएम हो गया है। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि पैसा ज़्यादा होगा तो मैनेज करना आसान नहीं है। ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एक ही बात समझ में आता है कि ईएम ज़्यादा हो गया तो एक्सपेंस कम हो जाता है, और वो फंड मैनेजर चाहता है, एएमसी चाहता है कि ज़्यादा जिसमें चार्जेज है वो फंड ज़्यादा बिके तो पैसा ज़्यादा आएगा। तो उसका तोड़ ये है कि मैक्सिमम आप एसटीपी या एसआईपी अमाउंट कीजिए, या फिर उसी कैटेगरी का स्मॉल कैप दूसरा भी है तो उसमें आप वन टाइम कीजिए। अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन काफ़ी दिनों से पूछा गया है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पे 2 तरह का कैटेगरी है। मैं अगर बैलेंस कैटेगरी का बात करूं तो कहने का ये बैलेंस है, अभी आगे देखते हैं क्या नाटक चल रहा है। बैलेंस एडवांटेज को जो कैटेगरी दिया गया है सेबी एमपी की तरफ से, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इसमें बोलते हैं 0 से 100% इक्विटी रह सकते हैं, मतलब 1 लाख लगाए तो 1 लाख इक्विटी, 100% तक 1 लाख इक्विटी में जा सकता है, या फिर 0 से 100 डेट में भी जा सकते हैं। डायनेमिक है, एक का 1 लाख कभी डेट में भी रख सकते हैं और एक का 1 लाख कभी इक्विटी में रख सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस कैटेगरी मैं बताता हूं, हाइब्रिड एग्रेसिव वाला, 4 बैंक वाला बोलता हूं, बैलेंस फंड पेंशन के लिए ले लीजिए, उसको बोलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी। इसका क्या बोलते हैं एलोकेशन, 65 से 80%, मतलब इक्विटी में 65 से कम नहीं जा सकते हैं और 80% से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो एक्सपोजर मैक्सिमम 80% तक इक्विटी में रख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर 100% तक चले जाएंगे, मतलब इक्विटी में सारा पैसा लगा दिया, रिटायरमेंट वाले आदमी का पैसा आपने लमसम में 50 लाख 1 करोड़ लगा दिया और चाहते थे कि आप थोड़ा सा सेफ्टी, नाम से देखिए क्या बोलता है बैलेंस एडवांटेज। आपको क्या लग रहा है साधारण इन्वेस्टर को, मुझे क्या समझ में आएगा, बैलेंस है भाई, थोड़ा सा इक्विटी में होगा, थोड़ा सा डेट में होगा, लेकिन यहाँ तो खेल अलग है, 100% तक इक्विटी में जा सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे फंड देखते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। तो यहाँ जब इसको देखते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, तो इसका एलोकेशन देखते हैं। लास्ट में एलोकेशन देखेंगे तो दिमाग झन्ना जाएगा। दिमाग क्या झन्नाएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 98% इंडियन इक्विटीज में, 100 ही मान लो, 2% ही तो कम हुआ, 98% तक इक्विटी में है। लेकिन दूसरे कैटेगरी में अगर देखते हैं
यहाँ पे सेबी एमपी का कैटेगराइजेशन देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो बैलेंस फंड मैं लेने बोलता हूँ पेंशन के लिए वो है एग्रेसिव हाइब्रिड 65 से 80%। लेकिन जो अभी HDFC बैलेंस एडवांटेज का बात करते हैं वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। यहाँ क्या बोलते हैं, ये 0 से 100% इक्विटी में रख सकते हैं। यदि 100% इक्विटी में ही जाना है, सारा एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में ही देना है, तो बेहतर है कि स्मॉल कैप में लगा देंगे। और 0 से 100 डेट में जा सकते हैं। तो अभी जो एक फंड दिखता है कि आप कहते हैं कि ये फंड काफ़ी अच्छा किया है तो इसमें हम सारा पैसा लगा दें, और उस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज। इसका मतलब है कि इसने आपका सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया है, इसलिए आपको 16.88% का रिटर्न दिखा रहा है पिछले 10 ईयर्स में। लेकिन दूसरा देखेंगे अगर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, इसने ऐसा खतरनाक खेल नहीं खेला है, रिटर्न है यहाँ पे। क्यों है, जब आप इसको टच करेंगे तो इसका एलोकेशन आ जाएगा कि इसने आपके पैसे को कितना एक्सपोजर इक्विटी में दिया और कितना डेट में दिया। जब रिटायरमेंट हो जाता है, बड़ा पैसा है, जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी लेना पड़ेगा। और ये AMC को भी देखना चाहिए, फंड मैनेजर को भी देखना चाहिए कि आपने नाम बोला है बैलेंस एडवांटेज, बैलेंस वर्ड दिया है और सारा का सारा पैसा इक्विटी में दिया है। एमपी सेबी को जरूर नोमेनक्लेचर में चेंज करना चाहिए। HDFC बैलेंस एडवांटेज नाम ना होके HDFC डायनेमिक एसेट एलोकेशन होना चाहिए। नाम पे बहुत काम हुआ, पर एक फंड में ये फंसता हुआ नजर आ रहा है कि बैलेंस मतलब इन्वेस्टर को समझ में आ रहा है कि इक्विटी में भी है, डेट में भी है, पर यहां तो डेट में है ही नहीं, 98% इक्विटी में है। तो बेहतर है इसका नाम चेंज होना चाहिए। HDFC बैलेंस एडवांटेज को छोड़ करके नाम इसका होना चाहिए HDFC डायनेमिक एसेट एलोकेशन। जबकि ICICI में आप देखते हैं तो 66%, 67% इक्विटी में, बाकी पैसा डेट में है। रिटायरमेंट का पैसा है 1 लाख में 66-67 हजार रुपया इक्विटी में, बाकी सारा पैसा डेट में। जबकि HDFC ने सारा इक्विटी में लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बैलेंस कैटेगरी में आप पैसा रखिए। बैलेंस कैटेगरी कौन सा है, इसमें हमेशा 20% तो डेट में रहेगा ही रहेगा। 14 नंबर का 14 नंबर कैटेगरी लेते हैं हाइब्रिड एग्रेसिव, और इसमें भी आपको कौन सा चुनना है, 10 ईयर्स में बैंक वाला AUM वाइज जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है HDFC बैलेंस एडवांटेज में तो इसलिए जा रहे हैं आप वहाँ पे, तो उससे तो अच्छा है कि HDFC स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा, उससे भी ज़्यादा रिटर्न है। अगर इक्विटी में शेयर बाजार में ही सारा पैसा लगाना है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाता है, गिरता है तो सब गिरता है। तो बेहतर उससे तो फिर अच्छा है कि स्मॉल कैप में ही लगाते रहिए। तो आपको बीच बीच का रास्ता अपनाना है, थोड़ा सा डेट में भी है, थोड़ा सा इक्विटी में है, तो बेहतर है कि SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, AUM के मामले में भरमार पैसा है इसके पास, कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड। इस तरह से करके 4 में डाइवर्सिफाइड करके आप पैसा लगाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।